लैया की रेगिस्तानी तहसील चौबारा में गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच चुकी है। तलबा शदीद गर्मी में कई किलोमीटर का सफर करके स्कूल पहुंचने लगे। चौबारा के मुतादद स्कूल्स में सहूलियात नहीं है। कई स्कूलों में बिजली भी मुयस्सर नहीं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बिचोवाला और खोखरवाला बिजली से महरूम है। नन्हे तलबा दरख्तों के साए में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। आपको बताएं कि लैया की रेगिस्तानी तहसील चौबारा में गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच गई। तलबा शदीद गर्मी में कई किलोमीटर का सफर करके स्कूल पहुंचने लगे। चौबारा के मुताबिक स्कूल्स में सहूलियात तक मुयस्सर नहीं है। कई स्कूल्स में बिजली भी मुयस्सर नहीं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बिट्टोवाला और खोखरवाला बिजली से महरूम है। नन्हे तलबा दरख्तों के साए में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं लैया की रेगिस्तानी तहसील चौबारा में गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच गई। इसी पर बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, बताइएगा, स्कूलों में सहूलियात भी नहीं है? जी बिल्कुल, ये लैया की रेगिस्तानी तहसील चौबारा जो है वहाँ पर सिर्फ टीले हैं, रेगिस्तान है और जो स्कूल है वो कई किलोमीटर घरों से दूर होने की वजह से जो मासूम बच्चे और शदीद गर्मी के दिन पैदल सफर करके तपते टीले जो हैं वहाँ पर स्कूलों के अंदर पहुँचते हैं। जब स्कूलों में पहुँचे तो वहाँ पर जो सहूलियात ना होने की वजह से जो बच्चे हैं वो शदीद जब गर्मी के अंदर स्कूल पहुँचे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वजह अगर बात की तो उन जो स्कूल है वहाँ पर ठंडे पानी की सहूलत नहीं है, वहाँ बैठने की प्रॉपर सहूलत नहीं है, फर्नीचर नहीं है। इसके साथ साथ कई स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर बिजली की सहूलत भी नहीं है, जबकि 10 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की सहूलत नहीं है लेकिन वहाँ पर सोलर सिस्टम जो है वो नस्ब किया गया है, आर्जी तौर पर सोलर सिस्टम लगाया गया है। वो भी जो स्कूल स्टाफ हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जेब से अपनी जाती इन्वेस्टमेंट से सोलर सिस्टम की 1-2 प्लेटें खरीदी हैं जो स्कूलों के अंदर जो है पंखे चलाने और सहूलियात फराहम करने के दौरान के लिए नाकाफी हैं। इस वक्त स्टूडेंट्स की जाने की बात हुई, वालिदैन से बात हुई, उनका भी कहना था कि मासूम बच्चों को हम कई किलोमीटर दूर स्कूलों को भेजते हैं तब धूप पर वो जाते हैं। अच्छा जाहिद सरफराज, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है CEO एजुकेशन शराफत बसरा साहब ने। बहुत शुक्रिया बसरा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बसरा साहब, ये लैया की रेगिस्तानी तहसील है जहां पर इस वक्त स्कूल्स में बिजली तक नहीं, सहूलियात की अदम दस्तयाबी है। क्या कहेंगे इसके ऊपर कि बच्चे स्कूल में दरख्तों के साए के नीचे बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, शराफत बसरा बोल रहा हूँ कि CEO एजुकेशन लैया से। तो हमारे यहाँ जिला लैया की 3 तहसीलों में से एक तहसील चौबारा है जो डेजर्ट तहसील है, सहराई एरिया है सारा। तो वहाँ पर गवर्नमेंट की एक स्कीम थी सोलर सिस्टम के हवाले से। तो वैसे 666 ऐसे स्कूल है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उनमें सोलर पर उन स्कूलों को जो डाल दिया गया है। तो चंद स्कूल जो अगर रह गए हैं तो जो ऑलरेडी हमारे अपने सोर्सेज में से प्लेटें लगाई हुई थी और सोलर पंखे थे, अब हम उनको उन स्कूलों में शिफ्ट कर रहे हैं जहां पर सोलर पैनल जो लिस्ट में वो नहीं लग सका या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो प्लेटें हम वहां शिफ्ट करेंगे और उनको ओपन कर देंगे। ऐसे कोई 2-3 स्कूल हैं जहां तक ये ना मसला बना है और मैंने डिप्टी DO फीमेल चौबारा को कह दिया है वो वहां पर प्लेट्स जो है शिफ्ट करा के उनको भी सोलर पर ले आएंगी। अच्छा बसरा साहब, जिस तरह से आपने ये यकीन दहानी करवाई है, आपने डिप्टी DO से भी कह दिया है, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये कब तक एक्सपेक्टेड है, कितने टाइम फ्रेम में आप ये तमाम तर जो मामलात हैं उनको सही तरीके से अंजाम देंगे? क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है और बच्चे इस गर्मी के बिलखते हुए मौसम में वो दरख्तों के साए के नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। वो बस हम उनको ना विदिन वन नाइट एंड आवर ये अब कल तक इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि प्लेटें उधर से हमारे स्कूलों में पड़ी हुई हैं जो एक्स्ट्रा है, तो वो शिफ्ट करा के कल हम उनको ओपन करवा देंगे। ठीक है, आज मतलब 1 नाइट के अंदर वो ये तमाम तर काम करके वो तमाम मामलात को ओपन करवा देंगे और सही हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया CEO एजुकेशन शराफत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनके जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि 1 दिन के अंदर अंदर ये तमाम तर मामलात को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और वहां पर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि सोलर सिस्टम जो है वो वहां पर नस्ब किया जा रहा है। जो तकरीबन 666 स्कूल्स थे जहां पर नहीं थे, लेकिन सोलर सिस्टम लगाए गए और अब 2 से 3 स्कूल्स उनकी जानिब से बताया गया कि वहां पर नहीं है, लेकिन वो भी अब 1 दिन के अंदर अंदर वहां पर भी ये सहूलियात मुयस्सर होंगी।
अब आपको बताएं कि वक्त बदला मगर शहर मुल्तान की सबसे बड़ी तफरीही मुकाम शाह शम्स पार्क की किस्मत नहीं बदल सकी। 9 साल कबल पीएचए को मिलने वाले 4 करोड़ 80 लाख का तरक्याती बजट ताहाल इस्तेमाल न हो सका। शाह शम्स पार्क का अब तक सिर्फ 40% काम ही मुकम्मल हो सका। वक्त बदला मगर शहर मुल्तान की सबसे बड़े तफरीही मकाम शाह शम्स पार्क की किस्मत न बदल सकी। 9 साल कबल पीएचए को मिलने वाला 4 करोड़ 80 लाख का तरक्याती बजट ताहाल इस्तेमाल नहीं हो सका है। इसी पर बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, कहानी कुछ ऐसी है कि वक्त तो बदला है लेकिन मुल्तान के सबसे बड़े और कदीमी तफरीगा यानी कि शाह शम्स पार्क की जो किस्मत है वो नहीं बदल सकी है। शाह शम्स पार्क की जो किस्मत है उसका अहवाल जो है वो ये है कि पीएचए मुल्तान को साल 2012 में जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनकी जानिब से 4 करोड़ रुपए और 80 लाख रुपए दिए गए थे, जिसका मकसद ये था कि पार्क का जो एक हिस्सा है उसकी बहाली का काम मुकम्मल होगा। लेकिन 2 बार जो ठेका है वो नहीं हो पाया, जिसके बाद बिल आके साल 2020 में आज ही के दिन 28 जून को जो ठेका हुआ था, जिसके तहत जो है पार्क का जो एक हिस्से का जो डेवलपमेंट का काम है, जिसमें जॉगिंग ट्रैक्स, 4 दीवारी, लैंडस्केपिंग के साथ साथ गजीबोस, टॉयलेट्स और जो पार्किंग एरिया और जो न्यू गेट है वो बनाया जाता था। हम अगर अब की मौजूदा 1 साल गुजरने के बाद जो सूरत हाल का जिक्र किया जाए तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो 30 से 40% जो काम मुकम्मल किया हुआ है। पीएचए की जानिब से अभी तक इस बारे में कोई इकदाम नहीं किया गया, जबकि जो एक खती रकम जो दी गई थी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से 9 साल का अर्सा गुजरने के बावजूद भी उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। तो शहरी से पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे। तफरीह के लिए आते हैं, 1 साल हो गया अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ है। तकरीबन रोजाना ही हम आते हैं, कोई मतलब साफ सुथराई वाला काम नहीं है और अभी तक 1 साल हो गया कोई मतलब कि ना तरक्याती काम वगैरह नहीं हुए, ना ही पीएचए ने कोई तरक्याती काम के बारे में कोई इजलास वगैरह इनका हुआ है। बाकायदा ना कोई दरवाजे और ना कोई गेट वगैरह, कोई तरक्याती काम वगैरह ऐसा कोई नहीं हुआ। जी, तरक्याती काम जो है अभी तक नहीं हुए हैं, सुस्त रवि का शिकार हैं। 1 साल आज मुकम्मल हो गया है ठेके को और 1 साल से 6 से 7 माह के अरसे में जो ठेकेदार उसने तमाम तो इकदाम मुकम्मल करने थे, लेकिन अभी तक जो है काम मुकम्मल नहीं हो पाया। शहरी भी यही जो है शिकवा कर रहे हैं कि पीएचए को चाहिए कि 4 करोड़ 80 लाख रुपए जो 9 साल कबल पीएचए को दिए गए थे पार्क की बहाली के लिए, उसको खर्च नहीं किया गया और अभी तक जो वहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात है जिसमें अगर जिक्र किया जाए जॉगिंग ट्रैक्स, टॉयलेट, बुनियादी वो भी नहीं है। बहुत शुक्रिया अली रियाज हमारे साथ मौजूद थे। अरबों रुपए की लागत से तैयार होने वाली डेरा गाजी खान मुजफ्फरगढ़ रोड तकमील के दूसरे साल ही जवाब दे गई है। कॉन्ट्रैक्टर का लायबिलिटी पीरियड मुकम्मल होने से पहले ही सड़क टूट फूट का शिकार हो गई है। मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। साबिक हुकूमत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से एनओसी लेकर ये सड़क तामीर की थी। आपको बताएं कि अरबों रुपए की लागत से तैयार होने वाली डेरा गाजी खान मुजफ्फरगढ़ रोड तकमील के दूसरे साल ही जवाब दे गई। कॉन्ट्रैक्टर का लायबिलिटी पीरियड खत्म होने से पहले ही सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। मुरम्मत का काम जारी है। साबिक हुकूमत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से एनओसी लेकर ये सड़क तामीर की थी, लेकिन सूरत हाल ये है कि सड़क लायबिलिटी टाइम फ्रेम से पहले ही टूट फूट का शिकार है, जिसके मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर रिपेयरिंग का काम जारी है, पैचवर्क का काम जारी है। लायबिलिटी टाइम पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ और सड़क खराब भी हो चुकी है, आपको बताएं। और इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं रज़ा मलिक से। रज़ा मलिक, बताइएगा, लायबिलिटी टाइम पीरियड अभी मुकम्मल नहीं हुआ और सड़क टूट भी गई। जी बिल्कुल, ये एक अहम तरीन शाहराह है जो एक बैन सूबाई शाहराह है। कोयटा से आने वाली तमाम तर ट्रैफिक जो लाहौर की तरफ रवा दवा है इसी सड़क से गुजरती है। डेरा गाजी खान मुजफ्फरगढ़ सेक्शन है, ये जो पंजाब हुकूमत साहब का पंजाब हुकूमत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से इस वाले से बाकायदा एनओसी हासिल किया था कि ये सड़क वो बना कर देंगे और पंजाब हाईवे में ये सड़क बनाई डेरा गाजी खान से मुजफ्फरगढ़ तक। और अब सूरत हाल ये है कि 2 साल में ये सड़क जवाब दे गई और इसकी वो सड़क जो डेरा गाजी खान से मुजफ्फरगढ़ के लिए जाती है उस पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ना शुरू हो गए थे, जिसके बाद अब उसकी मरम्मत का काम जो है वो शुरू कर दिया गया। और इस हवाले से दलाल बता रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका लायबिलिटी पीरियड भी मुकम्मल नहीं हुआ था और पंजाब हाईवे की तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी एक मुनासबा तहरीर किया गया कि ये सड़क फौरी तौर पर जो है इसके इंतजाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी संभाले। लेकिन दलाल बता रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ सड़क की सूरत हाल देखने के बाद इस मामले में लेतुलाल से काम लिया गया, जिसके बाद अब जो है पंजाब हाईवे ने इसकी मुरम्मत का काम जो है वो शुरू कर दिया है और अब इसकी एक साइड जो डेरा गाजी खान से मुजफ्फरगढ़ की तरफ जा रही है, गाजी घाट के मकाम पर बंद करके सड़क पर पैच वर्क जो है वो शुरू कर दिया गया। इस वाले से जो लोग साइट पर मौजूद थे उनका कहना था कि इस सड़क पर से स्पेशल सर्वर की तरफ से आने वाली जो भारी वजनी ट्रैफिक है वो गुजरती है, जिसकी वजह से सड़क पर जो है वो गड्ढे नमूदार हुए हैं
क्योंकि 70-80 टन वजनी जो बड़ी गाड़ियां हैं जिनमें पत्थर लोड होता है, ये सड़क उन ट्रैफिक गाड़ियों के लिए जो है वो डिजाइन नहीं की गई, और इस वजह से इस सड़क पर मुरम्मत का मरहला जो दरपेश है। इस हवाले से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जराये का कहना है कि सड़क की सूरत हाल देखने के बाद ही इसका इंतजाम और इंतजाम संभाला जाएगा। सही, रसा मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। मुल्तान में घंटा घर चौक में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। उलझी हुई तारों से शहरी खौफजदा रहने लगे। दुकानदार कहते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से कई बार आग भी लग चुकी है। इसी हवाले से आपको बताएं कि आज जो सूरत हाल है उसको बताते हुए मुल्तान में घंटा घर चौक में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सुहेब गुरमानी। जी सुहेब गुरमानी, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं घंटा घर चौक में, और यहाँ पे शहरियों के लिए जो बड़ी मुसीबत है, बड़ी परेशानी है, वो है बिजली की लटकती तारें। बिजली की लटकती तारों ने यहाँ पे परेशानी का बायस बनी हुई हैं शहरियों के लिए, वबाल जान बन चुकी हैं ये बेहंगम तारें, और इसकी वजह से एक बार शॉर्ट सर्किट भी हो चुका है ईद के मौके पर। ये पीछे जो है तारें नज़र आ रही हैं आपको, तारें लटकती हुई बेहंगम एक दूसरे के साथ उलझी हुई हैं, और पिछली ईद पे, ईद उल फित्र पे जो है मौका पर 2 दफ़ा यहाँ पे आग लग चुकी है शॉर्ट सर्किट की वजह से। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, यहाँ के दुकानदार जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे। जी लाइट का जो वापडा का निज़ाम है तारों का आपके सामने है। हमने बारहा कंप्लेंट की मुतल्लिका हुकाम को, SDO साहिबान को, कि ये देखें इस मामले की तरफ कि बहुत ख़तरनाक मामला हुआ है। इधर पहले भी ईद पे रात के वक्त मार्केट बंद थी, 2 दफ़ा आग लग चुकी हुई है, और जो है इंतज़ामिया बिल्कुल भी हमारी मदद के लिए तैयार नहीं है। SDO साहिबान को 2 दफ़ा जो है हम उसको तहरीरी तौर पर भी उनको दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन जो है कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की। ये भी हमने अपनी मदद आपके तहत तारों को जो है कुछ किसी हद तक जो है अलाइन किया है, सेट किया है, लेकिन अभी भी आपको मैं दिखाता हूँ बहुत सारी जगहों पे जो है ना मामला ख़राब हैं और तारे बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हैं। जो कभी भी मार्केट है, लोगों की बड़ी कीमती अमलाक हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कोई खुदा न खास्ता किसी भी वक्त शॉर्ट सर्किट वगैरह से आग लग के। मजीद जानते हैं हम अपने एक दूसरे जो है यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। सूरत हाल यही है कि जी तारों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है, और यहाँ पर मामलात ऐसे हैं कि हर टाइम कभी न कभी कोई ना कोई तार लटक रही होती है, और आने जाने वाले को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आने जाने वालों को भी परेशानी का सामना होता है, यहाँ पे जो राहगीर हैं उनको भी सामना होता है परेशानी का। और शदीद महकमे औकाफ के ज़ेरे इंतज़ाम खस्ता हाल मज़ारात की बहाली का काम शुरू हो गया। कई सालों से खस्ता हाली का शिकार जो मज़ार हैं वहां पर हज़रत बीबी पाक माई का दरबार भी शामिल है, जो कि ज़ेरे तामीर है। 80 लाख रुपए फंड्स मिलने के बाद तामीराती काम तेजी से जारी है। इसी पर बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा कितने फीसद काम मुकम्मल हो गया? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में महकमा औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम मज़ारात की बहाली की जानिब भी हुकूमत को जो है वो ख्याल आ गया है, और हज़रत बीबी पाक माई का मज़ार जो कि कई 100 साल, तकरीबन 700 साल कदीम मज़ार है, और ये कई सालों से खस्ता हाली का शिकार था, और जो मज़ार की इमारत है वो ज़मीन बोस होने के करीब थी। लेकिन अब अगर मज़ार की बात की जाए तो यहाँ पर लेबर काम कर रही है। आप देख सकते हैं ये वही बरामदा है जिसकी छतें जगह जगह से टूट फूट चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर एक नई खूबसूरत छत बना दी गई है। यहाँ पर जो बरामदा है, बरामदा नया दोबारा से तामीर कर दिया गया है। मज़ार की 4 दीवारी दोबारा से जो है वो तामीर की जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर नए फर्श लगाए जा रहे हैं, रंग रोगन का काम जो है वो भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तामीराती मटेरियल जो है वो अब मौजूद है, तामीराती मटेरियल भी मौजूद है। यहाँ पर लेबर जो है वो भी बड़ी तादाद में मौजूद है ताकि जल्द अज जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाए। पिछले 6 माह से बार बार तामीराती काम जो है माह से काम का सिलसिला जारी है। सुहेरा, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, रोही चोलिस्तान के वासियों को जल्द ही पीने का मीठा और साफ पानी मिलेगा। शमसी तवानाई से चलने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट किला बसनोट में लगाया जाएगा। मजीद बता रहे हैं अतर लाशवारी। जी अतर, कब तक मुतवक्के है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब? बिल्कुल जी, इसी वाले से बात करते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साउथ पंजाब तनवीर अहमद झंडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, क्या सिचुएशन है इस वक्त रूही की, और किस तरह फोकस कर रहे हैं, किस तरह के प्लान्स हैं आगे फ्यूचर में? रूही के अंदर जो लाइफ स्टॉक का शोबा है या दीगर शोबे हैं उनको किस तरह बूस्ट अप कर रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच अतर। अभी जो है माशाल्लाह पिछले हफ्ते मैंने विजिट किया है
اور کی ہے. اصل میں میرے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم وہاں پہ چیک کریں 3-4 چیزیں جو ہیں وہ تھا کہ ایک تو ہمارے جو وہاں پہ ڈسپینسریز ہیں وہ کس طرح کام کر رہی ہیں. دوسرا ہمارا یہ تھا کہ جو پچھلی کمپینز ہوئی ہیں ان کمپینز کی کیا صورتحال ہے. FMD 7 ہماری ہوئی ہے وہ کیا صحیح ہوئی ہے, لوگوں تک پہنچی بھی ہے یا نہیں پہنچی. تیسرا یہ تھا کہ جو سروسز ہیں, کسی کا کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بر وقت کیا ان کو وہ سروسز پرووائڈ ہو رہی ہیں, میڈیسن کی اویلیبلٹی ہے یا نہیں ہے. اور چوتھا جو میرا ایک مین تھا مقصد وہ یہ تھا کہ میں لوگوں کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کروں کہ جو سب سے بڑا ایشو وہاں کا ہے چولستان کا وہ ہے پانی کا, کہ پانی کا ان کا کیسے انتظام کیا جائے. جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا پچھلے دنوں ہم نے نور سر بلوچہ میں بھی ایک سولر فلٹریشن پلانٹ لگوایا ہے. تو میرا یہ مقصد تھا کہ میں وزٹ کروں اور دیکھوں کہ ہم کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ میں سولر فلٹریشن پلانٹ ہم لگا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں بجنوٹ کا جو ہے وہ علاقہ جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے, اس میں آبادی بھی ہے اور جانور بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں. تو وہ علاقہ ہم نے سلیکٹ کیا ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے. جہاں تک وزٹ کا ہے تعلق تو میں پہلے اپنی جو ہماری ڈسپینسری ہے 77 DB 77 DB اس پہ گیا, وہاں پہ چیکنگ کی, وہاں پہ میڈیسنز بھی اویلیبل تھی, ڈاکٹر بھی اویلیبل تھے. اسی طرح اس کے بعد چنار پیر کا میں نے وزٹ. جامپور کا رخ کریں. ڈیرا روڈ پر مدینہ آٹو مارکیٹ میں چوری کی واردات. چور دکان کی چھت پھاڑ کر 5 لاکھ نقدی لے اڑے. چور مسجد کے چندہ باکس کو توڑ کر بھی پیسے لے گئے ہیں. جامپور میں ڈیرا روڈ پر مدینہ آٹو مارکیٹ میں چوری کی واردات ہوئی. چور دکان کی چھت پھاڑ کر 5 لاکھ نقدی لے اڑے. چور مسجد کے چندہ باکس کو توڑ کر بھی پیسے لے گئے. آپ کو بتا رہے ہیں جرائم کی دنیا سے, جہاں پر جامپور ڈیرا روڈ پر مدینہ آٹو مارکیٹ میں چوری کی واردات ہوئی. چور دکان کی چھت پھاڑ کر 5 لاکھ نقدی لے اڑے. چور مسجد کے چندے باکس کو توڑ کر وہاں سے بھی پیسے لے گئے. چوک سرور شہید کے احساس کفالت سینٹر میں رشوت نہ رک سکی. 12,000 روپے میں سے 500 روپے مٹھائی کے نام پر کاٹ لیے جاتے ہیں. روہی نے رشوت لیتے اہلکار کی فوٹیج بھی حاصل کر لی. آپ کو بتائیں کہ متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ ہر خاتون سے 500 روپے سے 1000 روپے تک رشوت وصول کی جا رہی ہے. متاثرہ خواتین نے رشوت لینے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. چوک سرور شہید کے احساس کفالت سینٹر میں رشوت نہ رک سکی. 12,000 میں سے 500 روپے مٹھائی کے نام پر کاٹ لیے جاتے ہیں. روہی نے رشوت لیتے اہلکار کی فوٹیج حاصل کر لی ہے. متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ ہر خاتون سے 500 روپے سے 1000 روپے تک رشوت وصول کی جا رہی ہے. متاثرہ خواتین نے رشوت لینے والے اہلکاروں کو وہاں ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے, جبکہ چوک سرور شہید کے احساس کفالت سینٹر میں رشوت نہیں رک سکی ہے. 12,000 میں سے 500 روپے مٹھائی کے نام پر کاٹ لیے جاتے ہیں. روہی نے رشوت لیتے اہلکار کی فوٹیج حاصل کر لی ہے. اب آپ کو لیے چلتے ہیں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے باہر, جہاں طلبہ آن لائن پیپر لینے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. مظاہرین کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں الشفا آصف سے. جی الشفا, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, بہاؤدین زکریا یونیورسٹی سے الحاق شدہ 22 کالجز جو ہیں BZU کے گیٹ پہ احتجاج کر رہے ہیں. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ BA, BSc اور BCom کے امتحانات جو لیے جا رہے ہیں وہ آن لائن امتحانات لیے جائیں. یہاں پر اس وقت ساؤتھ پنجاب کے تقریباً سارے کالجز موجود ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ اسٹوڈنٹس کا دیرینہ مطالبہ ہے کیونکہ آن لائن کلاسز پورا سال انہوں نے لی ہیں اور اب جا کے یونیورسٹی جو ہے HEC کے ساتھ مل کر فزیکل ایگزام لینا چاہتی ہے, جس پر انہوں نے پہلے بھی احتجاج کیا تھا اسٹوڈنٹس نے, ہم بھی ساتھ شامل تھے. اس پر ہمیں یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا تھا کہ آپ لوگ تمام کالجز سے لکھوا کر لے کر آئیں, اگر وہ ایگری کریں گے تو ہم بھی آپ سے ایگری کریں گے. اس پر ہم نے تمام کالجز سے ریکویسٹ کی. 22 کالجز کے پرنسپل نے لکھ کر دے دیا کہ آپ آن لائن ان کا امتحان لیں, کیونکہ لوگوں نے آن لائن تیاری کی ہوئی ہے. آن لائن امتحانات میں اسٹوڈنٹ چیٹنگ کرتے ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, مطلب سارے انکشاف بھی ہوئے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس دفعہ فزیکل امتحان ہوگا. تو اس پہ کیا بولیں گے پھر آپ لوگ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, اگر آن لائن ٹیسٹ کا کوئی قانون نہیں ہے, اگر آن لائن کلاسز کا کوئی قانون کے بغیر انہوں نے لی ہے کلاسز, تو میرے خیال میں آن لائن جو ہے بہت سارے دوسرے بھی صوبوں میں ایسا ہوا ہے کہ بہت ساری کلاسز کا آن لائن جو ہے انہوں نے ایگزام لیا ہے. BS کا آن لائن ایگزام دیا گیا ہے. اس کے بعد اگر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا,
अगर ये लोग बीएस नहीं का ऑनलाइन एग्जाम लिया गया है। बहुत शुक्रिया। अलिशा आसिफ हमारे साथ मौजूद थी। मुल्तान में एलपीजी की नई कीमत 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। एलपीजी की कीमतों में इजाफे पर रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। इस पर बात करेंगे माजिद क्लासरा से। माजिद, बताइएगा रिक्शा ड्राइवर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, एलपीजी कीमतों में मुसलसल इजाफे से जो रिक्शा ड्राइवर हैं उनकी जो मुश्किलात है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। और रिक्शा ड्राइवर जो है वो शिकवा भी कर रहे हैं कि जो दुकानदार हजरात की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ रेट्स पर उनको जो है वो एलपीजी जो है वो फरोख्त की जाती है, जिससे उनका जो गुजर बसर है वो करना भी जो है वो मुश्किल हो चुका है। रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, आप बताइएगा, एलपीजी महंगी हुई है, दुकानदार आपको किस रेट पर दे रहे हैं, क्या मुतालबा कर रहे हैं? 150 रुपए किलो गैस लेता हूँ, कहीं 145, कहीं 150, कहीं 160 रुपए किलो है। और जिसकी वजह से हमें अपना परचून में जो गैस पड़ती है वो 180 या 200 रुपए किलो में पड़ती है। हम बहुत परेशान हैं और गुजारिश है हुकूमत से कि मेहरबानी करके तवज्जो दीजिए। जी सर, आप बताइएगा, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? एलपीजी के रेट्स में इजाफा होता है तो दूसरी जानब आपकी मुश्किलात किस हद तक बढ़ जाती है? मैं अपने घर के लिए सिलेंडर भरवाता हूँ, गैस में बड़ी प्रॉब्लम होती है। 170 रुपये 180 रुपये किलो तक देते हैं, ब्लैक मेलिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी का मामला होता है जी। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं जी, इसका रेट कम लेके आएँ, 100 तक लेके आए, 80 तक लेके आए। जी बिल्कुल, शहरी भी इसके रेट को कम किया जाए। माजिद, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे मियांवाली का। तो मियांवाली के वासियों के लिए सेहत के शोबे के हवाले से अच्छी खबर है। शहरियों को कोरोना हेपेटाइटिस बी और दूसरे टेस्ट करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। इसी पर बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेहत के शोबे में मियांवाली के शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, पीसीआर मशीन जिस पर कोरोना और हेपेटाइटिस सी के भी जो टेस्ट हैं अब मियांवाली में होंगे। मियांवाली के शहरियों को दीगर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा और महंगे टेस्ट भी नहीं करवाने पड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MSDHQ डॉक्टर अमीर अहमद खान साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, ये तो एक बड़ी खुशखबरी है और ये कब इंस्टॉल होगी और इसके लिए जो अमला की ज़रूरत है उस हवाले से क्या लाएमल होगा? जी बिल्कुल, पीसीआर लैब हमने वसूल कर ली है। इस पीसीआर लैब को लाने में डिप्टी कमिश्नर WHO CO हेल्थ DH मियांवाली डॉक्टर काशिफ और उनकी टीम का बड़ा रोल है। और प्राइम मिनिस्टर का डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से एक बेहतर इनिशिएटिव है हेल्थ के फील्ड में। और अब हमने इसको वसूल कर लिया है DHQ पे। इस सिलसिले में आज ही हमारे कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर शौकत ज़मान साहब लाहौर सरगोदा गए हुए हैं और इस वक्त सरगोदा की पीसीआर लैब के अंदर बैठे हुए हैं। उधर से तमाम इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, इसकी HR, इसकी रनिंग कॉस्ट के सिलसिले में हमने उनको भेजा है। तो और इसके सिलसिले में हमने अपने लेटर्स अपनी अथॉरिटीज़ को मूव कर दिए हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह पीसीआर लैब फंक्शनल होगी और हमारे लोगों को कोरोना, हेपेटाइटिस बी, सी, अदर पीसीआर के जो टेस्ट है रिलेटेड वो हम प्रोवाइड करेंगे एट द डोर स्टेप। और सिर्फ ये नहीं है कि ये मियांवाली में सिर्फ मियांवाली के लोगों को इसका फ़ायदा होगा, बखर, खुशाब, चकवाल, तलागंग के लोग जो इधर को मूव करते हैं तो वो भी इधर से करा सकते हैं, क्योंकि ये वो लैब है पूरे पंजाब के लिए। तो जहाँ जहाँ पे ये इंस्टॉल की जा रही हैं तो इससे जो अदर हमारे जो कैचमेंट एरिया आप कहें या बाउंड्री लैंड से जो दूसरे अजला हैं वो भी करा सकते हैं और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और लोगों का एक्सपेंडिचर बहुत हद तक कम हो जाएगा। और जैसे हमारा PKLI और हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग चल रहा है जिनके हम PCR लाहौर में भेज रहे हैं और 3-3 माह तक लोगों को वेट करना पड़ता है, अब उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा। अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। हिमयार खान में कपास की फसल पर सब्ज तेले और गुलाबी सुंडी का हमला हो गया है। इसी पर बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा इस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल, रहीम यार खान में कपास जो कि एक अहम फसल के तौर पे जानी जाती है, इसकी जो काश्त का सिलसिला वो जारी है। इसी वजह से जानते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन से। सर, बताइएगा कि लास्ट टाइम जो सफ़ेद मक्खी थी और उसके साथ साथ सब्ज तेले का हमला था कपास की फसल पर देखने, उसकी क्या सूरत हाल है, उसको कंट्रोल किस तरह से किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काटन जो है वो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में तकरीबन 4,10,000 एकड़ की काश्त है और इसका जो काफ़ी बड़ा रकबा जो है वो कमाद वाले एरिया में भी काश्त है। तो कमाद वाले एरिया में इस टाइम जो है वो कपास के ऊपर सब्ज़ तेले का हमला है। तो सब्ज़ तेले के हवाले से जो है हमारी फ़िलहाल जो चल रही है एडवाइजरी वो इसी वाले से है कि आप अगर जैसे ही इसका हमला नज़र आ रहा है तो आप बायो पेस्टिसाइड बना के, जैसे कोड़ तुम्मा का और दतूरा है और नीम के पत्ते हैं, इसको जो है 600 ग्राम इनकी मिकदार लेके इसको रात भर जो है वो 5 लीटर पानी में जो है भिगो कर रखें और सुबह जो है इसको 1 घंटा तकरीबन गर्म करके फिर इसको मलमल के कपड़े से पुन के
जो है वो फिर इसका स्प्रे करें, ताकि इसकी जो पेस्ट की पॉपुलेशन है वो बढ़ ना पाए। इसके साथ जो है जो जिन लोगों ने ज़रा अर्ली काटन काश्त की थी वहाँ पे गुलाबी सुंडी का हमला भी नज़र आ रहा है। तो फूलों में जो है वो मदानी नुमा फूल बना के ये जो है वो नुकसान कर रही है। तो अभी जो है गुलाबी सुंडी के लिए कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम सिर्फ यही गाइड कर रहे हैं कि गुलाबी सुंडी के जो इस तरह के फूल हैं उनको जो है वो तोड़ के तलफ किया जाए, क्योंकि इसकी पहली जनरेशन निकली है और फिर 1 महीने का तकरीबन हमें गैप मिल जाएगा। तो अगर हमने अभी इसके लिए कोई स्प्रे करना शुरू कर दिया तो फिर इसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मुश्किल हो जाएगा। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि प्याज की पनीरी हासिल करना अब होगा आसान। महकमे ज़राअत तौसीक़ कोहिर सुलेमान में प्याज के नुमाइशी प्लाट लगा दिए गए। इसी पर बात करेंगे आशिर अशफाक से। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में महकमा ज़राअत की जानिब से प्याज के बीज की काश्त के हवाले से एक्सपेरिमेंट का अमल शुरू कर दिए गए हैं। डेरा गाजी खान के तहसील कोहिर सुलेमान के अंदर 8 प्याज के हवाले से नुमाइशी प्लाट लगाए जाएंगे और इसके तहत बाकायदा तौर के ऊपर इसके हवाले से बीज जो है सिंध हैदराबाद से मंगवा लिया गया है और 8 नुमाइशी प्लाट यहाँ पर उगाए जाएंगे। इसके हवाले से महकमा ज़राअत तौसीक़ के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। इनसे जानते हैं, हमारे साथ बताइएगा नुमाइशी प्लाट प्याज के हवाले से लगाए जा रहे हैं, अगर ये तजर्बा कामयाब होता है तो लोगों को कितना इससे बेनिफिट होगा, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो प्याज की फसल है जहाँ पे डेरा गाजी खान के जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पे काश्त होती है, तो इसका जो बीज है जून में हैदराबाद सिंध में काश्त होता है, वहाँ से ये काश्तकार यहाँ के लेके आते हैं। तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है, कम से कम 50-60 हज़ार पर एकड़ के हिसाब से जो है ना वो बीज की जो कास्ट है, वो पनीरी की कास्ट जो है ना वो पड़ती है। तो हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ इतना दूर जाके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस और बाकी चीज़ जो है ना उसको मैनेज करने के लिए हम क्यों ना जो कोहिर सुलेमान की बुलंदी है, जहाँ पे जो मुख्तलिफ इसकी एल्टीट्यूड हाइट्स हैं, इनको इस्तेमाल करें। हम यहाँ पे प्याज की जो है वो अपना पनीरी लगवाएं, बीज काश्त करें, उससे पनीरी जो हो ताकि जो मैदानी इलाके हमारे इनको हम सप्लाई करें। इस हवाले से बुनियादी तौर पर हम जो मुख्तलिफ हाइट्स हैं, मुख्तलिफ बुलंदी है, उस पर हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो 8 बुनियादी तौर पर हम उसमें प्लाट लगवा रहे हैं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि 1 कनाल का तकरीबन 1 प्लाट होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये कि मैदानी इलाके के लिए हमें पनीरी यहाँ से नज़दीकी जो है ना वो इलाके से यहाँ से दस्तियाब होगी। दूसरा ये कि कोहिर सुलेमान के गुर्बत में इससे खात्मा होगा कि अगर ये हमारे प्लाट कामयाब हो जाते हैं तो हम इसकी जनरल जो काश्त है पनीरी की कोहिर सुलेमान के इलाकों में वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे कम रकबे हैं, कम पानी है, तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कि ये चीज़ इंटरवेंशन वहाँ पे कामयाब हो ताकि वहाँ के काश्तकारों को कम वक्त में ज़्यादा मुनाफा हासिल हो। क्योंकि जो प्याज का बीज लगाते हैं 45 दिन में इसकी पनीरी तैयार हो जाती है। तो बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब लिया में डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़िया की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट माल न्यूट्रिशन कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास के अहवाल बताएंगे जाहिद सरफराज। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लिया अजफर ज़िया की ज़ेर सदारत GCFS के कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर डिस्ट्रिक्ट माल न्यूट्रिशन एड्रेसिंग कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर महकमा ज़राअत, महकमा लाइफ स्टॉक, इससे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी और महकमा सेहत, महकमा तालीम समेत तमाम जो इदारे थे उन्होंने यहाँ पर शिरकत की और अपनी परफॉर्मेंस से आगाह किया गया। इस वजह से डिप्टी कमिश्नर ने इन तमाम जो अफसरान इनसे ब्रीफिंग लेते हुए मजीद बेहतरी के अहकाम भी दिए। डिप्टी कमिश्नर सबसे बात करते हैं। सर, आज की मीटिंग के हवाले से फरमाइएगा क्या इकदाम सर किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता ही है, जो फोरम या जो जिस फोरम पे हमने इजलास किया है आज, इसमें तमाम महकमा जात जो मुतलका हैं वो इसका हिस्सा हैं और जो ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से हमारे मसाइल हैं और ये जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बच्चों के अंदर भी बल्कि बड़ों के अंदर भी। तो इस पर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 से 2 साल में बड़ा काम हुआ है। और मैं बताता चलूँ कि लिया इस वक्त जनूबी पंजाब में सरफ़हरिस्त है, नंबर 1 पे खड़ा है बेहतरी के हवाले से कि ग़िज़ाई किल्लत में जो कमी आई है उसकी वजह से लिया इस वक्त नंबर 1 पे है 13 ज़िला में। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि इस आज के इजलास में जो अच्छी बात यह है कि हमारे जो डेवलपमेंट पार्टनर हैं, एक NGO है दुआबा फाउंडेशन, उन्होंने 8 फिल्ट्रेशन प्लांट देने का आज हमारे साथ कमिटमेंट किया और मुआहदा किया है और इंशाल्लाह ये स्कूलों में लगाए जाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि स्कूल के बच्चे भी उसको पानी को इस्तेमाल कर सकेंगे, साफ़ पानी को, और वहाँ की पॉपुलेशन भी इसको इस्तेमाल कर सकेगी जो आवाम है। दही इलाकों में इंशाल्लाह इसको लगाएंगे। इसके साथ साथ हमने आज इस मीटिंग में हुक्म दिया है, ये फैसला किया है कि जितने भी फिल्ट्रेशन प्लांट हैं सबको दोबारा रिविजिट किया जाए, उनकी सफाई को चेक किया जाए, उनके फिल्टर्स चेक किए जाएँ। इसके साथ साथ जो हमारे जितने स्कूल हैं जहाँ बच्चे हमारे पढ़ते हैं वहाँ पर
पानी की टेस्टिंग कराई जाए। पानी की टेस्टिंग भी कराई जाए स्कूल्स में। जाहिद, आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब के तलबा के लिए खुशी की खबर यह है कि अब उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने बड़े शहरों का सफर नहीं करना पड़ेगा। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिले करने की इजाजत दे दी गई। मास्टर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ख्वाहिशमंद रवां साल बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकेंगे। जनूबी पंजाब के तलबा के लिए खुशी की खबर है, अब उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने बड़े शहरों का सफर नहीं करना पड़ेगा। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिले करने की इजाजत दे दी गई है। मास्टर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ख्वाहिशमंद रवां साल बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकेंगे। सरगोदा में खेलों के मैदान आबाद होने लगे। सरगोदा स्पोर्ट्स जिम्नेशियम में गर्ल्स इंटर कॉलेज बैडमिंटन के मुकाबले जारी हैं। इसी पर बात करेंगे मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा। इंटर कॉलेजेस सरगोदा के मुकाबलों में आज बैडमिंटन के मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है। जिम्नेजियम में ये मुकाबले जो कॉलेज की बच्चियां हैं उनके दरमियान हो रहे हैं। कितने पुरजोश हैं इस वक्त जो टीम है उनके इस वक्त हमारे साथ लीडर हैं इकरा गर्ल्स कॉलेज के। तो आप बताइएगा कितनी तैयारी है, कैसे देख रहे हैं इन मुकाबलों को? ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आफ्टर कोरोना जो भी सिचुएशन रही, टाइम कम मिला हमें प्रिपरेशन के लिए, लेकिन ये है कि एक हेल्दी एक्टिविटी है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे कॉलेज इस हेल्दी एक्टिविटी में जितना आगे आ सकता है, इसलिए ये एम को लेकर आए कि एंजॉय करना है स्पोर्ट्स को, और फीमेल स्पोर्ट्स को जितना आप कैरी ऑन कर सकते हो उतना सबके लिए बेहतरी है। तो एंजॉय करने आए हैं, बाकी जीत हार तो जो भी है वो गेम का पार्ट है। हाँ जी बेटा, आपका मैच हुआ, क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं आपकी? अभी तो होना है, लेकिन हम अपने कॉलेज की तरफ से आए हैं और जीत कर ही जाएंगे। जीतने आए हैं हम लोग, तो बस पूरी कोशिश है कि हम जीत कर ही जाएं। कोरोना के बाद अब शुरू हुआ है ना? हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं, यहाँ सबको देख रहे हैं और हमारा ये है कि हम लोग जीतने आए और हम लोग जीत के ही जाएंगे। इकरा गर्ल्स कॉलेज जीत कर जाएगा। हाँ जी, कॉलेजेस की दरमियान के मुकाबले मजीद कितने जारी रहेंगे? ये इंटर कॉलेज हमारा सरगोदा बोर्ड की तरफ से इनकाद किया गया है और इस पहला मैच खत्म हुआ, अभी दूसरा है। तकरीबन 5 मैच और होंगे, फिर देखते हैं कि ये इनमें से कौन सी टीम जीतेगी, फिर उनको हम आगे लेके जाएंगे। ठीक है जी, जो टीम जीतेगी उसको अगले। सही मोहसिन मुल्क, आपका बहुत शुक्रिया। ज़की, आपने देखा कि अभी ईद कुर्बा में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन बैलों की, बकरों की अभी से धूम मचना शुरू हो गई है। बिल्कुल, और मुल्तान के शहरी मलिक मुनीर के पास मौजूद हर बैल का वजन 40 मन से भी ज्यादा है। इसी पर बात करेंगे अमजद मलिक से। अमजद मलिक, बताइएगा मलिक मुनीर के पास कौन कौन सी नस्ल के बैल हैं? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है, तो ऐसे में मुल्तान के शहरी ने भी अपने यहाँ अपने फार्म में बहुत खूबसूरत बड़े जो बैल हैं वो पाल रखे हैं। इन जानवरों के जो है खूब नाजो नखरे उठाए जा रहे हैं। गर्मी का मौसम है तो जो खास तौर पे पंखे हैं वो भी लगाए गए हैं ताकि इनको गर्मी से बचाया जा सके। खूबसूरत बैल हैं जिनका वजन बताया जा रहा है तकरीबन 35 से 40 मन ये जो इनका वजन है। खूबसूरत जानवर इस वक्त अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे मौजूद हैं और इनके जो हवाले से खास जो है खातिर मदारत इनकी की जा रही है। जो यहाँ के इसके मालिक हैं, यहाँ के जिसको लोग रखवाले हैं, वो इनकी बहुत ज़्यादा खूब मेहनत इनके ऊपर कर रहे हैं कि इन्होंने ईद कुर्बान पे कुर्बान होना है। तो इस हवाले से बाकायदा तौर पे दूध चोकर के साथ इनकी खास खिदमत की जाती है। मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके मालिक। बताइएगा कितने अरसे से इनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, कितना खर्चा आता है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये 4-5 साल से पाल रहे हैं हम और इनको दूध और मक्खन देते हैं। गर्मी के मौसम के हिसाब से हर चीज़ होती है। सर्दी में दूध दिया जाता है और गर्मी में दूध या अपना दही और मक्खन देते हैं। पंखे इनके लिए लगाए हुए हैं और अपने बच्चों की तरह इनकी सेवा करते हैं हम। बहुत इनकी काफ़ी नस्लें खड़ी हमारे पे, दाजली भी खड़ा है, ये ब्राह्मण भी खड़े हैं, सहीवाल के भी हैं और भी नस्लें और भी हैं, काफ़ी नस्लें भाईजान। बिल्कुल ऐसे ही है, कई नस्लें यहाँ पे मौजूद हैं। ये इस वक्त ब्राह्मण नस्ल का जो है खूबसूरत बैल जिसका वजन बताया जा रहा है तकरीबन 40 मन से भी जायद इसका वजन है। ये ब्राह्मण नस्ल के, इसके अलावा दाजली नस्ल, सहीवाल के नस्ल के दीगर जो खूबसूरत बैल हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी खूब खातिर मदारत की जा रही है कि इनको मक्खन खिलाया जा रहा है। खूब खातिर मदारत भी की जा रही है। अमजद मलिक, आपका बहुत शुक्रिया।